हेलो स्टूडेंट। तो देखिए आज से हम लोग जो है फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू करेंगे और ये फ़िज़िक्स जो है 11th ग्रेड से 12th ग्रेड तक की, ठीक है ना। उसी में हम IIT और नीट के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो हमें समझनी है, बहुत ज़रूरत है उसकी, कि विदाउट मैथमेटिक्स के फ़िज़िक्स हमें समझ में नहीं आती है। तो मैथ्स के कौन कौन से वो चैप्टर हैं जो कि फ़िज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद वेक्टर, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो फिज़िक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो जिन्होंने ये तीन चैप्टर नहीं पढ़े हैं, देखिए जो बायो ग्रुप से होंगे उन्होंने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो पहले ये तीन चैप्टर पढ़ लें, जिससे वो नीट में अच्छा स्कोर कर सकें। 11th-12th की फ़िज़िक्स में डेरिवेशन है, बहुत सारी जगह है जहाँ आपको ये सब यूज होने हैं, ठीक है ना। और वो तो या तो बाहर से कहीं से पढ़ लें या फिर जो है हमारे वीडियो डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन पे पढ़े हुए हैं और वेक्टर पे भी हैं, तो आप वो सब देख के क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जानते हैं। तो जब तक ये चैप्टर तैयार नहीं होंगे, जब तक कि फ़िज़िक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये पढ़ लीजिएगा, या तो हमारे लेक्चर से पढ़ लीजिएगा या आप कहीं से पढ़ लीजिए, वो मर्ज़ी आपकी है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा। लोग कहते हैं फ़िज़िक्स समझ में आती नहीं है। फ़िज़िक्स समझ में सिर्फ इसलिए नहीं आती कि लोग मैथमेटिक्स का अप्लाई फ़िज़िक्स में नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग मैथमेटिक्स का अप्लाई फ़िज़िक्स में कर लेते हैं, उन्हें फ़िज़िक्स 100% आती है और बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। और ऐसा फिर वो कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे वो अपना सिलेक्शन ना कर सकें। हर एक एग्ज़ाम को वो बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मुद्दा है वो है फ़िज़िक्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके। देखिए फ़िज़िक्स तो कई लोग बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स का मतलब है कि आप बड़े आसान तरीके से पढ़ा ले जाएं, ठीक है ना। वरना फ़िज़िक्स में तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे टीचर भी पढ़ा रहे हैं। हमने देखा कि मैं अपने टाइम पढ़ता समझ नहीं आई क्या पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे मिले कि जिनकी वजह से आज हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप ये समझिएगा कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत बेसिक चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट इसको करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर है, इसमें हमने देखा अभी। तो फिजिकल वर्ल्ड आप लोग रीड कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बड़ा आसान है। बाकी फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें लिखी हैं वो बाकी 11 से लेकर 12th तक के जो चैप्टर्स हैं उन सब में सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके क्या आती हैं, तो वहाँ से वो कंप्लीट हो जाता है। और फिजिकल वर्ल्ड को अगर आपको पढ़ना है तो इंटरेस्ट के लिए आप जो है पूरा पढ़ डालिए। कहीं कोई दिक्कत लगे तो हमें बता दीजिएगा, उसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला है नहीं। बाकी जो उसमें पढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो हर एक चैप्टर में कवर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वैसे तो दूसरा चैप्टर हो गया 11th ग्रेड का, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जब हम यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करते हैं तो आखिर इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें यूनिट्स और मेजरमेंट की। देखिए जैसे अगर हम मान लीजिए दर्जी से कहेंगे हम भाई हमारे लिए कपड़े आप सिल दो, तो जब वो दर्जी से कहते हैं, टेलर से कहते हैं भैया हमारे कपड़े सिल दीजिए, तो वो हमारा नाप लेता है, ठीक है। बिना नाप की कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो बिना नाप के कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही फिजिक्स में चीज़ें किससे नापी जाएँ, कि क्या मेजरमेंट किया जाए, तो ठीक है ना। तो इन सब को नापने के लिए, हर एक फिजिकल चीज़ को नापने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई गई, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आती कैसे हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, देखिएगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती हैं जो किसी फ़िज़िक्स लॉ को क्या करें, डिफ़ाइन करें। जिससे फ़िज़िक्स लॉ कोई दिया गया है और उस फिज़िक्स लॉ को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उसे हम जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। फ़िज़िकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनसे कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से क्या है कि किसी हम फिजिकल लॉ को, जो फिजिक्स में जो लॉ दिया गया है उसको समझने के लिए जब जिस मेजरमेंट का हम यूज करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब मैटर इस बात का है कि फिजिकल क्वांटिटी होती कितनी तरह की हैं, ठीक है ना। अगर हमें इसे जानना हो तो क्या करेंगे, तो आप खुद ही समझ लीजिए। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी जानना चाहते हो कितनी तरह की हो सकती हैं, तो बिल्कुल इसका फंडा सेम है। जैसे आप समझ लीजिए हम लोग जो हैं किस पे डिपेंडेंट है, पिताजी पे। थोड़ी देर के मान लीजिए कि पिताजी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो तो अपना खुद डिसीजन लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी ऐसे ही दो तरह की होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट।
जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जो किसी और अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी? जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है। तो ऐसी पूरे फिजिक्स वर्ल्ड में केवल ऐसी 7 क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से हम जानते हैं। और ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी जो वो क्वांटिटी होती हैं जो दूसरी क्वांटिटी पे क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। यानी कि हम वो क्वांटिटी जिसमें किसी लॉ ऑफ फिजिक्स का कोई लॉ उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो वो लॉ तो हमें कोई मतलब का ही नहीं है। भाई क्या लिखा हुआ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे हमने कहा आपने इतने मीटर चला, तो कोई डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो तुम कहोगे यार डिस्टेंस है वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ तो होगा। तो जो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर है ना, यही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। जैसे आपने कहा इसकी स्पीड कितनी है, अच्छा 40 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, तो जो मीटर पर सेकंड है ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। लेकिन कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? इसे हम थोड़ी देर में अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो ज़रा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहले तो ऐसे समझ लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ऐसे समझ लो, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं। बेसिक कितनी तरह की? 2 तरह की। पहली कौन सी? फंडामेंटल। और दूसरी कौन सी? डिराइव्ड। दूसरी कौन सी? डिराइव्ड। नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। जो दूसरी क्वांटिटी पे क्या नहीं करती हैं? डिपेंड नहीं करती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो इनकी कौन कौन सी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ज़रा उनके बारे में भी जान लेते हैं। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक। लेकिन उससे पहले हम क्या करें, थोड़ा ड्राइव्ड के बारे में बता दें। ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? जो दूसरों पे डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल के बाद ड्राइव्ड ही हम समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं, ठीक है ना, वो जो 7 क्वांटिटी हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या क्या यूनिट होती है। एक बार ध्यान रखिएगा, यूनिट और डायमेंशन एनालिसिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यूनिट अलग चीज़ होती है, डायमेंशन एनालिसिस अलग होता है। जब हम डायमेंशन एनालिसिस आपको पढ़ाएंगे तब वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तो हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक। तो ज़रा देखिएगा, तो एक आप चार्ट बनाइए ज़रा, फंडामेंटल क्वांटिटीज हेडिंग डालिएगा ऊपर, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसका एक चार्ट। ठीक है। कौन सा? यहाँ पे लिखिएगा नेम, उसका नेम क्या है क्वांटिटी का, किस नेम से हम जानते हैं। ठीक है। और उसकी बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, और उसका सिंबल क्या है, यानी उसका सिंबल क्या है। इतनी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, कौन कौन सी वो 7 क्वांटिटी हैं उन सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। मतलब पूरे फिजिक्स वर्ल्ड में इनके अलावा कोई और क्वांटिटी है ही नहीं है जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो सबसे पहला नंबर है वो है आपका लेंथ का। ठीक है। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किसी और चीज़ से नहीं आई है। ये क्या है? ये अपने आप में डिफाइन है, लेंथ। ठीक है। लेंथ की जो यूनिट है, बेसिक यूनिट, हम हालांकि अभी हम ये भी बताएंगे कितने तरह के सिस्टम होते हैं। 3 तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। ठीक है ना। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड की। ठीक है ना। एक सीजीएस होता है C4,
सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, एक होता है FPS फुट पाउंड और सेकंड, वो हम अलग बता देंगे अलग से, ठीक है ना। तो यहाँ समझ ले लेंथ है, लेंथ की बेसिक यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। और आपने इसका सिंबल पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, स्मॉल m होता है, ठीक। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इसमें क्या होती है? अगर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो आपने सुना होगा मास, ठीक है। मास भी अपने आप में डिफाइन होता है, मास किसी और क्वांटिटी से निकल के बाहर नहीं आता। तो जो मास है वो भी आपका क्या है? एक फिजिकल। अब अच्छा, मास को किस में नापते हैं? हमने कहा एम के सिस्टम में चलना है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में। तो मास को किस में नापोगे आप लोग? किलोग्राम में। तो मास को किस में नापते हैं हम लोग? किलोग्राम में। जब मास को आप किलोग्राम में नापोगे तो इसका सिंबल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा kg, के और स्मॉल जी, kg, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरी की बात करें तो टाइम, क्या है? टाइम। और टाइम, हम बेसिक यूनिट अगर हम टाइम की बात करें तो क्या कहते हैं टाइम को? टाइम भी किसी से नहीं आता, सेल्फ में डिफाइन है, वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। अच्छा, सेकंड होता है तो इसकी यूनिट क्या होती है? स्मॉल एस। स्मॉल एस सब पढ़ते आए हो बचपन से, स्मॉल एस। इसके बाद आ जाते हैं टेम्परेचर। चौथा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी किसी से नहीं आता है, ये खुद की क्या है? क्वांटिटी, ये खुद से ही आता है, किसी और से नहीं आता। और टेम्परेचर को हम केल्विन में जो है मेजर करते हैं। किस में करते हैं? केल्विन में, ठीक है। और इसकी जो अगर यूनिट की बात करी जाए तो होती है के। इसकी यूनिट क्या होती है? के होती है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब इसके बाद में 3 क्वांटिटी बची, पांचवी में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम किस में नापते हैं? आपने बचपन से पढ़ा होगा, 10th ग्रेड में पढ़ा होगा, एम्पियर। किस में नापते हो आप? एम्पियर। एम्पियर, ये ए है, ध्यान रखिएगा। ये हम केवल सिंबल लिख रहे हैं, अभी हमने इसकी डायमेंशंस नहीं लिखी हैं। डायमेंशन एनालिसिस का अलग चैप्टर, वहाँ पे हम डायमेंशन में पढ़ाएंगे, पहले इसी के आगे है वो हालांकि, लेकिन पहले हम जो है केवल इनका यूनिट वगैरह ये जान लेते हैं, ये सिंबल क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो छठी और सातवीं 2 यूनिट और बची हैं, वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। छठी और सातवीं आपने सुना होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नहीं सुना है तो हम 11th ग्रेड में ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। इसकी होती है कैंडला, यूनिट क्या होती है? कैंडला। इसकी यूनिट कैंडला होती है और ये CD लिखा जाता है। लास्ट बचा 7th वाला, ठीक है। अब ये कौन सा बचा हुआ है? तो आपने देखा होगा केमिस्ट्री में मोल पढ़ा होगा, मोल। क्या पढ़ा होगा? मोल, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली मोल क्या होता है, अगर हम मोल के बारे में जान लें तो केमिस्ट्री में जो हम मेजरमेंट करते हैं केमिकल का, तो हम वो मोल्स में करते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो आप मैटर लेते हो, मैटर में तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में जब हम इनको लेते हैं तो उनको किस में मेजर करते हैं? मोल में, ठीक है। मोल, MOLE, मोल। और इसका जो यूनिट रहेगी आपकी, सिंबल जो रहेगा, यूनिट तो लिख दिया मोल होता है, सिंबल जो होता है सिर्फ MOL होता है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? बेसिक यूनिट है, और ये क्या है? उनके सिंबल है, ठीक है ना। इन 7 के अलावा कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। इन 7 के अलावा कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब इसके बाद जो होता है, अब उस पर भी हम आ जाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद में।
दूसरी हमने कौन सी बताई थी? इन 7 के अलावा हमने बताया था आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड जैसे ही नाम आया ड्राइव्ड, ड्राइव्ड तो होता ही है डेरिवेट करना, मतलब किसी और के थ्रू आना, ठीक है ना। तो जो ड्राइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं वो किसी और क्वांटिटी से आती हैं, है ना, किसी और के मिलने से आती। मान लो 2 क्वांटिटी मिल गई तो तीसरी आती है, ठीक है ना। दीज आर डिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट ऑन अदर। सीधी एक बात में बात करें, डिपेंडेंट ऑन अदर, ऑन अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ये क्या करती हैं? अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे ये क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। तो आप लोग समझ गए कि बड़ा आसान है यार सर। देखो जो कैसे, जैसे हमने कहा एरिया, एक इसके तो हज़ारों करोड़ों एग्जाम्पल है, सारी ड्राइव्ड ही हैं, क्योंकि जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने एरिया। आप कहते हो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, यही बोलते हो आप लोग। अच्छा, अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए तो लेंथ भी मीटर में होगा, विड्थ भी मीटर में होगी, तो 2 लेंथ मिलके एक तीसरी यूनिट बना रहे, तो इसका आंसर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। अगर एम के सिस्टम में बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो अभी बताओ कितने क्वांटिटी से मिलके आई? एक फंडामेंटल क्वांटिटी ये लेंथ, और विड्थ भी फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ और विड्थ तो मीटर में ही होता है, तो दोनों मिलके क्या आया? मीटर स्क्वायर आया। इसीलिए कौन सी क्वांटिटी बन गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई, ठीक है। और समझिएगा जरा, जैसे मैंने कहा स्पीड, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक आप कॉमन सेंस लगाओ, डिस्टेंस कैसी? डिस्टेंस एक लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम कैसा? फंडामेंटल क्वांटिटी। दोनों मिल गए क्या बन गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड कैसी यूनिट होगी? ड्राइव्ड यूनिट होगी। और इसका आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड, ठीक। अब आ जाओ आगे, जैसे मैंने बोला एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो अब बताओ वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड नीचे और है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुल मिला के बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे, आप लोग खुद ही वीडियो पॉज करके समझ। जैसे वॉल्यूम है मीटर क्यूब, ठीक है ना। आपसे कहा जाए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है तो क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे जितनी भी क्वांटिटी बाकी बची हुई हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में वो आ जाती हैं, ठीक है ना। तो हमने कौन कौन सी क्वांटिटी देखी? फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। लेकिन आपको एक क्वांटिटी और समझनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसे हम ड्राइव्ड ही कह सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी पर्टिकुलर यूनिट होने की वजह से उसे एक थर्ड कैटेगरी में डाल दिया है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। कौन सी होती हैं वो समझिएगा। ड्राइव समझ गए ना, बाकी हम अभी सारा और जब डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो और भी ज़्यादा डायमेंशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हमें ये समझ में आ गई, ड्राइव्ड कौन सी होती हैं? जो दूसरे पे डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल कौन सी होती हैं? जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो अपने आप में ही सफिशिएंट होती हैं। एक और जो यूनिट्स हैं वो हैं सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। जरा उनको हम समझ लेते हैं वो क्या हैं। सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स, देखिएगा ये होती बेसिकली ड्राइव्ड में ही आती हैं ये लोग भी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इनको एक, जैसे मान लो कोई ड्राइव्ड में आ जाए, मीटर, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मीटर पर सेकंड को हम कुछ बोलने लग जाएं, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड है तो ड्राइव्ड ही, लेकिन उसे अगर कुछ और बोलने लग गए, मान लो हमने कह दिया मीटर पर सेकंड को चिंटू बोलेंगे हम, तो अगर हमने कहा कि भाई मीटर पर सेकंड चिंटू होता है, तो चिंटू आया किससे? मीटर पर सेकंड से, तो इसे हम सप्लीमेंट्री बोलने लगेंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्या होता है? बेसिकली जो होता तो ड्राइव्ड ही है, लेकिन उसका कोई एक नाम दे दिया जाए। जैसे देखिएगा, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, एक सुना होगा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है। अगर एंगल सुना होगा तो मैं बता दे रहा हूं, अभी मैं हालांकि जब मैथ्स में हूँगा तो इसे पढ़ाऊंगा। अभी एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ अगर समझोगे आप, एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस,
आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या होता है, एंगल होता है। अब अगर आप देखोगे आर्क जो है, आर्क की भी यूनिट मीटर में होनी चाहिए और रेडियस की भी यूनिट मीटर में होनी चाहिए। तो ये जब मीटर और मीटर कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा, और 1 कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि उसका नाम होना चाहिए। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनमें से कोई एक का भी यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कट जाने की वजह से इसको देखा जाए तो इसकी कोई यूनिट तो बची नहीं, इसकी यूनिट बची नहीं, क्यों, कट गया। लेकिन क्या किया गया इस आर्क और, लेकिन हम एंगल तो पढ़ते हैं, रेडियन, डिग्री, ये वो, है ना। तो क्या किया गया कि ये आना तो चाहिए, है तो ड्राइव्ड ही है, लेकिन क्या किया गया इसका मीटर मीटर कट गया, इसमें कुछ बचा तो था नहीं। तो इसको कहा गया नहीं यार, एंगल तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको कुछ नाम दे दिया जाए। तो इसको नाम दिया गया रेडियन। क्या दिया गया, रेडियन। मतलब इसकी अपनी यूनिट थी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती बना दी गई, तो इन्हें क्या कहा जाता है, रेडियन। तो ये सप्लीमेंट कर दिया गया इसका। तो इसीलिए प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। तो ये जो नेम हो गया, नेम के बाद में दूसरा वाला कौन सा था कि भाई उसकी कौन सी यूनिट है, तो यूनिट क्या होती है, रेडियन। यूनिट क्या होती है, रेडियन। और सिंबल क्या होगा, RAD, दैट इज कॉल्ड रेडियन। ठीक है, फिर से कह रहे हैं कि रेडियन कुछ था नहीं, ऐसे कह दिया गया कि तुम रेडियन हो। ठीक है, इसलिए सप्लीमेंट्री है, राइट। क्योंकि देखो आर्क अपॉन लेंथ था और मीटर मीटर कट गया तो बचा कुछ था नहीं। ऐसे ही जैसे प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे मान लो एक ही लाइन है और ये सब आप पढ़े होगे, ये सर 30 डिग्री है, ऐसे ये सर 60 डिग्री है। ठीक है, जैसे π/3 को हम π/3 को π/6 रेडियन कहते हैं, 60 को π/3 रेडियन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये रेडियन हो गया, एंगल है। ये प्लेन एंगल है जो 2 डायमेंशन में होता है, लेकिन एक होता है सॉलिड एंगल। ये क्या होता है, सॉलिड एंगल। थोड़ा एक काम करते हैं, पहले लिखा देते फिर दोनों को हम समझा भी यहीं देंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है ना, तो जो सॉलिड एंगल होता है इसको बेसिकली, भाई सॉलिड एंगल भी अभी हम बताएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है ना, सॉलिड एंगल भी बेसिकली कैसे आता है। रीजन इस बात का है ना कि हमें एंगल समझ में आ जाए पहले। और सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है ऐसे, ये तो इसमें जो ये एंगल क्रिएट हुआ, ये इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसको स्टेरेडियन में कहते हैं, STE, स्टीरेडियन। ठीक है, क्या होता है ये, स्टीरेडियन। और इसको जब सिंबल देते हैं तो SR, स्टीरेडियन। ये प्लेन एंगल है और ये सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री क्या है, ये सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि ये सप्लीमेंट्री हैं। ठीक, अब जरा एक एक करके दोनों चीज़ों को हम समझते हैं, एंगल और ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है क्या, बोले इसको भी यहीं समझ लेते हैं, वरना फिर बाद में हमेशा क्या बनी रहेगी, हमें कन्फ्यूजन बनी रहेगी और हमारा दिमाग ख़राब होता रहेगा। तो पहले दोनों को ही डिस्कस यहीं कर लेते हैं। ठीक, जरा समझिएगा। और ये कौन सी यूनिट थी, सप्लीमेंट्री यूनिट थी। क्यों, क्योंकि इनकी जो यूनिट थी वैसे तो कट गई थी पूरी। स्टेरेडियन देखोगे मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर कट जाएगा, स्टेरेडियन में मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड एंगल है। तो लेकिन अब इनके पास कुछ बचा नहीं तो इनको नया नाम दे दिया गया। ठीक है, इनकी कोई औकात नहीं थी अपनी, लेकिन दूसरे एक कोई नया नाम दे दिया गया। वैसे अगर हम इसको ड्राइव करते तो कुछ बचता नहीं इसके पास। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स इनको बोल दिया गया। तो अब हम जरा समझ लेते हैं कि रेडियन जो हम पढ़ रहे हैं और स्टेरेडियन पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है और निकलता बेसिकली कैसे, बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझिएगा ज़रा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेन एंगल की, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 11th ग्रेड में, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें प्लेन एंगल पहला ही वाला टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, जैसे देख लीजिए ये सर्किल है एक, ये क्या है, एक सर्किल है। इस सर्किल में मान लीजिए कि ये क्या है, सेंटर है। इस सेंटर में हमने कहा ये OA एक रेडियस है। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक एंगल बनाया इधर की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल लिया जाता है वो रेडियन में लिया जाता है, डिग्री में नहीं लिया जाता। डिग्री में तो हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम समझाएंगे भी कैसे कन्वर्जन होता है, पहले समझिएगा। ये मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, और हम A से चले और कहाँ पहुँच गए, B पे पहुँच गए। ठीक है ना, AXB, ऐसे A से चले और कहाँ पहुँच गए, B पे पहुँच गए। ठीक है ना, तो जो हमारा एंगल होता है, ठीक है ना, एंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस
होता है, समझिएगा। यानी कि जो थीटा होता है, आर्क क्या है, ए बी आर्क, आर्क में ऐसे साइन लगाते हैं, आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस क्या है हमारी आर। अब देखो ये भी मीटर कट गया, तो इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है वो किस में हमने पढ़ाया था आपको, रेडियन में बताया गया है। किस में बताया गया है, रेडियन में बताया गया है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इससे जो आंसर निकल के आता है कभी डिग्री में निकल के नहीं आता है, गलत मत कर दीजिएगा। ये हमेशा किस में निकल के आता है, रेडियन में। लेकिन रेडियन को हम डिग्री में बदल सकते हैं, कैसे हम बताएंगे। तो आपको कभी भी अगर ये बताना हो कि एंगल कितना है, तो इस एंगल को बताने के लिए हम क्या कर देंगे, हम आर्क अपॉन रेडियस कर देंगे और हमारा आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, बड़ा मन में इच्छा है यार कि सर रेडियन कह रहे हैं, एक बार ये पता चल जाए। हमें ये तो मालूम है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, अगर अब ये पता चल जाए कि पूरे सर्कल में रेडियन कितना होता है, तो दोनों को फिर हम क्या कर लेंगे, इक्वेट करके आंसर निकाला जा सकता है। तो ज़रा समझिएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें फॉर होल सर्किल, अगर सारे सर्किल की बात करें, कंप्लीट सर्किल या फॉर कंप्लीट सर्किल, फॉर कंप्लीट सर्किल, तो अगर पूरे कंप्लीट सर्किल की बात करते हैं तो कौन बताएगा आर्क लेंथ कितनी होगी। वीडियो पॉज करके जवाब दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। जब हम कंप्लीट सर्किल की बात कर देंगे तो ये ए जहाँ से चला है वहीं पे आ जाएगा, तो इसने पूरी पेरीफेरी कवर कर ली कंप्लीट सर्किल के लिए। तो कंप्लीट सर्किल के लिए जो आर्क लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगी सर्कमफेरेंस के इक्वल, 2 पाई आर होगी सर्कमफेरेंस के इक्वल। अब यहाँ समझिएगा, अब अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूँ, थीटा निकालना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई क्या, रेडियस। तुम कहोगे सर बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, डाल देते हैं यहाँ पे। तो हम जब डालेंगे तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, इससे कट गया, बचा क्या 2 पाई। तो आपने क्या देखा कि अगर एक कंप्लीट सर्किल यानी पूरा सर्किल अगर हम घूम जाते हैं, अगर हम पूरा सर्किल घूम जाते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है, 2 पाई रेडियन। यानी एक कंप्लीट साइकिल में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। इसको भी जैसे समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सर्किल, अब हम ये भी समझ गए रेडियन क्या होता है, ये भी समझ गए कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। बाकी इसके आगे जिसको पढ़ना हो वो मैथमेटिक्स का हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देख ले, वहाँ से तो ये और डिटेल में हमने पढ़ा है, क्योंकि वो तो ट्रिग्नोमेट्री में ही है सारा, लेकिन यहाँ इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब ज़रा समझिएगा कि यहाँ पे हमने देखा कि इन वन कंप्लीट सर्किल, इन वन कंप्लीट सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल में जो आपका थीटा निकल के आया वो 2 पाई रेडियन निकल के आया है। ठीक है, 2 पाई रेडियन। अच्छा एक बात बताओ, इन वन कंप्लीट सर्किल थीटा इक्वल टू 360 डिग्री भी तो होता है, तो ये डिग्री के टर्म में होता है। किसके टर्म में होता है, डिग्री के टर्म में। लेकिन दोनों क्या है, एक को रेडियन के टर्म में बोला जाता है, एक को डिग्री के टर्म में बोला जाता है, दोनों ही एंगल हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी का नाम मान लीजिए अभी सपोज कुछ है ऐसे ही, अब उसको चिंटू भी घर में कहते हैं, कोई कोई लोग उसे मिंटू भी कह देते हैं। तो चिंटू और मिंटू आदमी एक ही है, लेकिन नाम क्या रख दिए, 2। तो एक को हम डिग्री में मेजर करने लगते हैं, एक को रेडियन में मेजर करने लगते हैं, दोनों हैं एंगल। इसीलिए जो 2 पाई रेडियन होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 पाई जो रेडियन होता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम देते हैं साइन ऐसे सिमिलर, ठीक है, सिमिलर टू 360 डिग्री, ठीक है, सिमिलर टू 360 डिग्री। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ इक्वल भी लगा देते हैं, लेकिन इक्वल हमें वैसे लगाना नहीं चाहिए क्योंकि 2 क्वांटिटी हैं। तो 2 पाई रेडियन जो है 360 के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। हम इक्वल कह सकते हैं बदलने के लिए, ठीक, सिर्फ बदलने के लिए कि 2 पाई रेडियन इक्विवेलेंट टू 360, ठीक है, 2 पाई इक्वल टू, या मैं आप साइन ऐसा लगा दो, इक्विवेलेंट टू 360, 2 पाई रेडियन इक्विवेलेंट टू 360, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो एक रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई, दैट इज 180 अपॉन पाई। ध्यान रखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है, उसको गड़बड़ मत कर दीजिएगा। तो एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक।
और पाई की वैल्यू जब ज़रूरत पड़े 22/7 डालिएगा। ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा देखें तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा 2π/360 दैट इज π/180 रेडियन। 180 रेडियन, ध्यान रखिएगा पाई की वैल्यू 22/7। तो 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है और 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। अब इसी को ज़रा थोड़ा सा एक सरल समझ लेते हैं। अगर हमें रेडियन से एंगल को रेडियन से डिग्री में लेके जाना है, किस में लेके जाना है, डिग्री में, तो ऑब्वियस बात है रेडियन को डिग्री में लेके जाएंगे तो 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई का। और अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम 1π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो चीज़ किस में बदल जाएगी, रेडियन में बदल जाएगी। याद रखने के लिए बस एक ट्रिक समझ लीजिए कि जिसमें हम जा रहे हैं उसे ऊपर रखेंगे। जैसे डिग्री में जा रहे हैं तो 180 ऊपर रखेंगे, रेडियन में जा रहे हैं तो पाई को ऊपर रखेंगे, और बड़े आसानी से हम ये क्या कन्वर्ट कर ले जाएंगे। जैसे मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल समझो, हमने कहा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 × π/180। रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई। रेडियन डिग्री से कहाँ जा रहे हैं, रेडियन पे, तो मल्टीप्लाई किसका होगा π/180। 60 3 × 180 तो π/3 रेडियन, π/3 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या आ जाएगा 30 × π/180, ठीक है, तो 36 जा तो π/6 रेडियन, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि नहीं रेडियन को आप डिग्री में बदलो, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, ज़रा समझिए, वीडियो पॉज करके आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हमसे कहा जाए कि नहीं भैया ये बताओ 2π/3 रेडियन है, RAD है, इसको डिग्री में बदलो, तुम कहोगे अच्छा डिग्री में जाना है हमें, तो सोचो डिग्री में जाना है तो डिग्री 180 कहाँ रहेगा, ऊपर, ठीक है ना। जिस पे जाना होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 180, 120 डिग्री, ठीक। आपसे कहा जाए 4π/5 रेडियन है, हमें कहाँ जाना है, डिग्री में, तो जब डिग्री में जाएंगे तो डिग्री वाला कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। या तो पाई ऊपर रहता है या 180 ऊपर रहता है, तो यहाँ कौन सा रहेगा 180 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इससे कट गया, बाकी इससे से काट लो, ठीक है ना। तो 144 डिग्री ये आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, पहले तो एंगल समझा क्या होता है और एंगल में ये कन्वर्जन भी आपने क्या कर लिया, जान लिया, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, अगला हमें पढ़ना है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये बेसिकली क्या होता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। ये तो प्लेन एंगल समझा हमने, अब हेडिंग डालिएगा सॉलिड एंगल। समझ लीजिए यार सारी चीज़ें यहीं पे, तो आगे चल के आसानी रहेगी, ठीक है। नहीं तो फिर भटकते रहोगे इधर से उधर, कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। अब ज़रा हम इसको जानते हैं स्टेरेडियन को, कि स्टेरेडियन होता क्या है। स्टेरेडियन देखिएगा, बहुत आसान शब्दों में फिजिक्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। SR, ठीक, पढ़ाने के लिए तो लोग बहुत टफ तरीके से पढ़ाते हैं, समझ में कुछ आती नहीं, तो ऐसी फिजिक्स किस काम की जो समझ में ना आए, ठीक है ना। हमें तो उस टीचर से पढ़ना है, भले विजय सर से पढ़ो या किसी और सर से पढ़ो, मैटर वो नहीं करता, मुद्दा है समझ में आने का, समझ में आना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कुछ भी करो भाई, ऑफलाइन जाकर गुरुजी के चरणों में गिर जाओगे तो फिजिक्स थोड़ी अंदर घुस जाएगी, ठीक है। या मान लीजिए आप किसी बेवकूफ़ आदमी से पढ़ने चले गए, जिसे खुद कुछ नहीं आता है, तो वो थोड़ी ना तुमको कर लेगा कि वो पढ़ाना शुरू कर देगा, नहीं। आपको हमेशा अच्छी किताबें और अच्छे टीचर का सिलेक्शन करना होगा इसके लिए, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़, पैर छूने का कंसेप्ट ऐसा है कि पहले के ज़माने में लोग मानते थे, या हो सकता है आज भी होता हो, क्योंकि सभी जगह तो एनर्जी का ट्रांसफ़र है। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से समझता हूँ कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है। तो जो गुरु के जो या किसी भी आदमी के जो पैरों के जो नाखून होते हैं, उनसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ज्ञान का ट्रांसफ़र होता है, ऐसा लोग मानते थे वेदों में। तो हुआ क्या कि जब ऐसा हुआ तो पहले के ऋषि मुनियों ने कहा कि आप हमारे पैर छुआ करो, तो लोग उनके नाखूनों को टच करते थे। लेकिन आजकल के आदमी घुटने को टच करते हैं पैर छूने के लिए, ठीक है। तो जब वो नाखूनों को टच करते थे तो नाखूनों से जो वेव निकलती थी वो उनके अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता था। तो जब किसी हम महात्मा को देख के उसके पैर छूते थे तो उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी, यानी ज्ञान वाली जो एनर्जी, वो हमें मिलती थी, ठीक है ना। तो आप किसी भी, अगर आपको या तो पैर छूइए मत ना, और अगर पैर छूइए तो उस विद्वान, पहली बात तो विद्वान आदमी के छूइए,
जबरदस्ती किसी की मत गले लग जाइए। तो जब जिसको आप विद्वान मानते हो, पापा मम्मी जिसको उनको मानते हो तो उनकी भी छूइए आप, ठीक है ना। तो विद्वान आदमी हमेशा क्या करने चाहिए, पैरों के नाखून छूने चाहिए, ठीक है, जिससे उनकी एनर्जी हमें मिल जाए और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले, ज्ञान वाली एनर्जी मिले हमें, ठीक है। ये तो रही बात उसकी। अब आते हैं स्टेरेडियन की। तो स्टेरेडियन एक्चुअली होता क्या, तो हमने अभी समझाया था कि स्टेरेडियन इज नथिंग बट इट इज ए सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है ये वाला जो एंगल है वो सॉलिड एंगल है, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड एंगल है। तो ये मान लीजिए क्या है, रेडियस है आर, और ये मान लीजिए क्या है, एक सरफेस है। ये क्या है, एक सरफेस है ये, ठीक है। ये एक सरफेस है ये वाली, इस एंगल से ये सरफेस क्या हो रही है, क्रिएट की जा रही है। ये सरफेस क्या की जा रही है, क्रिएट की जा रही है। तो ये सरफेस हो गई और ये क्या है, रेडियस है, और इसे बोलते हैं स्टेरेडियन एस आर, सॉलिड एंगल। लेकिन ध्यान से इस बात का समझिएगा आप लोग ज़रा, कि वहाँ पे जो प्लेन एंगल था वो उसमें रेडियस क्या क्रिएट कर रही थी, आर्क क्रिएट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो आर्क नहीं, सरफेस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। क्या 3D डायग्राम क्रिएट कर रही हैं। जैसे मान लीजिए बॉल, उसके अंदर की जो रेडियस है वो क्या क्रिएट करती हैं, बॉल क्रिएट करती हैं, यानी कि स्फीयर क्रिएट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, स्फीयर क्रिएट कर देती हैं। जैसे मान लो जब हमने प्लेन एंगल पढ़ा तो वहाँ रेडियस क्या क्रिएट कर दिया, सर्किल क्रिएट कर दिया था, तो उस सर्किल की सर्कमफेरेंस ली थी हमने। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो 3D डायग्राम, आप कॉमन सेंस लगाई, अगर रेडियस है और आपसे कहा जाए यार कि 3D बताओ चारों तरफ घूम के क्या बनेगा, तो क्या आप रेक्टेंगल बना लोगे यार रेडियस से, नहीं, चारों तरफ घूम के क्या बना पाओगे, स्फीयर बना पाओगे। जैसे देखिएगा, मान लो एक किसी गाय या भैंस को या तुमको ही हम पैर बांध दें रस्सी से, और आपसे बोलें सेंटर में बांध के आपसे बोलें कि आप कितना मैक्सिमम एरिया जो है रीच कर सकते हो, चल सकते हो, तो आप क्या करोगे, सर हम एक सर्किल में चल सकते हैं, यानी मैक्सिमम एरिया सर्किल होगा। वैसे ही हम आपको अगर एक कहीं टांग दें और आपको उड़ने की क्षमता हो, पैर बांध दें आपको कहीं से टांग के, ठीक है, हवा में टांग दें, तो आपसे कहा जाए आप उड़ के कितना सारा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, तो आप कहोगे उस रेडियस के बराबर स्फीयर क्रिएट कर सकते हैं। तो वही सेम है यहाँ पे। क्या है, स्टेरेडियन क्या चल रहा है कि जो आर है, इसने आर ने क्या क्रिएट किया, एक स्फीयर क्रिएट कर दिया, एक सरफेस क्रिएट करी है इसने। तो ठीक है, स्फीयर तो हम इसलिए ले रहे हैं, बाकी तो सरफेस तो कोई सी भी ले सकते हैं समझने के लिए, कि आसानी से समझ आ जाए। तो जो स्टेरेडियन होता है, जो एसआर होता है, वो बेसिकली होता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय, अब कॉमन सेंस लगाओ, वहाँ पे आर्क अपॉन लेंथ था, क्या था, आर्क अपॉन रेडियस थी, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस थी, इसी को थीटा बोल रहे थे। जब आर्क सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो गई, यानी कि ये किस में चली गई, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया की यूनिट देखी जाए तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर में चला गया तो रेडियस भी किस में चली जाएगी, स्क्वायर में चली जाएगी। तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, और प्लेन एंगल सिर्फ आर्क अपॉन रेडियस होता है, ध्यान रखिए, आर्क अपॉन लेंथ बोला जाता है, और लेंथ क्या है, बेसिकली रेडियस है। अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम ये जानते हैं कि स्टेरेडियन को कैसे डिफाइन करें। जैसे मान लें फॉर कंप्लीट स्फीयर, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, कंप्लीट स्फीयर है ये, है ना, ये क्या है, एक स्फीयर है, और इसकी स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो अभी कॉमन सेंस लगाओ, कंप्लीट स्फीयर के लिए सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, याद है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर हम इसका जानना चाहें कि इसका स्टेरेडियन कितना होगा, तो आप कहोगे सर सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन, यानी सॉलिड एंगल जो निकाल रहे हो आप, सॉलिड एंगल, यहाँ भी आप सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन तो उसकी यूनिट हो गई सॉलिड एंगल, ठीक है ना, सॉलिड एंगल, इसकी जो आंसर निकल के आएगा वो स्टेरेडियन निकल के आएगा। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया, 4 पाई एस आर, यानी कि एक कंप्लीट स्फीयर में कितना सॉलिड एंगल होता है, तो आप जवाब दोगे 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब अगर हमें कभी किसी को स्टेरेडियन में कन्वर्ट करना तो 4 पाई से डिवाइड कर लिया करेंगे, जैसे वहाँ पे 2 पाई से डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो ये स्टेरेडियन की क्या हो गई, आपकी डेफिनेशन हो गई। और स्टेरेडियन कैसे हम निकालते हैं ये पता चल गया। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होती हैं, ठीक है ना, ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि सप्लीमेंट्री क्या है, और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है, ये भी हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया है, समझ लिया है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी हमें पता चल गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हमें पता चल गई क्या होती हैं, ठीक है।
और हमने एंगल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो भी हमने क्या करी है, समझ ली है। ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे, इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।